तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो 10 मिनट्स आप लोगों को करंट अफेयर डेली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप लोगों का करंट अफेयर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, या फिर आप लोग बात करें अभी यूपीएससी आने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने पहली न्यूज़ पे। देखो, सबसे पहले हमें दिया गया है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है कि 24% हाइक कर दिया गया है सैलरीज को और पेंशन्स को। किनकी? एमपीज की। एमपीज कहाँ बैठते हैं? तो ये बैठते हैं हमारे लोकसभा में। लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उनको बोला जाता है एमपीज, ठीक है ना। और राज्यसभा में बैठते हैं उनको भी एमपीज बोला जाता है। और जितने भी बाकी स्टेट्स में जो बैठते हैं, जो स्टेट्स में होती है ना विधानसभा, विधान परिषद, उसमें जो बैठते हैं उनको बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये होते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो इनका जो जो वेतन और पेंशन है ना, उसको 24% बढ़ा दिया गया है। 2018 में लास्ट इसको बढ़ाया गया था, और उस समय पर इनकी जो पेंशन, सॉरी, जो इनकी सैलरी थी ना, वो थी उस समय पर 1 लाख रुपए पर मंथ। और अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है, और अब इनकी जो मंथली सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,24,000 इतनी पर मंथ। जो इस समय पर करंट में जितने भी यहाँ पर एमपीज है ना, उन सबको यही सैलरी मिलने वाली है। अच्छा, साथ ही साथ इनमें पेंशन्स को भी बढ़ाया गया। पेंशन्स मतलब जो पहले थे, मतलब जो एमपीज पहले रह चुके हैं ना, उनकी भी पेंशन्स को बढ़ा दिया गया। अब ये बोला गया कि जो ये है ना, ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। अब आप लोगों को लगेगा कि शायद मैंने यहाँ पर डेटा गलत लिख दिया है, ये शायद 2025 होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 2023 से ही लागू होगा। मतलब कि 2 साल जो हो चुके हैं ना, 2 साल जो हो चुके हैं, उनका भी इनको एरियर लग के पैसा पूरा दिया जाएगा। मतलब 2 साल में इतना पैसा, मतलब 24,000 रुपए हर महीने का बढ़ने का, ये सब पैसा इनको अभी दिया जाएगा। मतलब जितने भी एमपीज है ना, उन लोगों को ये पैसा अभी दिया जाएगा, 24,000 रुपए हर एक महीने के हिसाब से बढ़कर, अप्रैल 2023 से अभी 2025 तक मिलाकर। क्लियर है आप लोगों को? देख रहे हो, आम आदमी की पेंशन, सैलरी बढ़े ना बढ़े, लेकिन सरकारी मुलाजिमों, सॉरी, एमपी की सैलरी और पेंशन जरूर बढ़ रही है। अच्छा, बात करें अगर पेंशन के बारे में, तो देखो पेंशन जो थी ना, पहले थी 25,000 रुपए, इसको बढ़ाकर कर दिया गया 31,000 रुपए। ठीक है। और ये भी वही 2 साल वाला ही खेल है, मतलब वो पूरा मिलेगा पहले से। और ये पहले जो एडिशनल पेंशन थी वो 2,000 से बढ़ाकर 2,500 पर मंथ कर दिया गया। क्लियर आप लोगों को? इतना आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? चलो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एटीएम में विड्रॉल्स में को कॉस्टलियर कर दिया जाएगा 1 मई से। मतलब पहले आप लोग जैसे अगर आप लोग एटीएम का यूज करते होंगे, तो कैश निकालने का एक लिमिट होती है। आप लोग सिर्फ 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं। फ्री ट्रांजेक्शन मतलब कि आप लोग 5 बार, जैसे मान लीजिए आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, एसबीआई का आपके पास कार्ड है, और आपके घर के आसपास सिर्फ पीएनबी का या बैंक ऑफ बड़ौदा का या एचडीएफसी का, ठीक है, या किसी भी अदर बैंक का आपके पास मतलब एटीएम है, तो आप उससे भी कैश निकाल सकते हैं। लेकिन ये लिमिट सिर्फ 5 बार तक है। मतलब 5 बार आप सिर्फ फ्री में निकाल सकते हैं, उसके बाद निकालने पे आपका पैसा कटता है। अच्छा, कितना पैसा कटता है? तो वो पैसा है 17 रुपए पर ट्रांजेक्शन। पहले ये इतना होता था, लेकिन अब इसको 2 रुपए बढ़ा दिया गया, और अब ये 19 रुपए पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग बहुत सारी अदर फैसिलिटीज का भी यूज करते हैं, जैसे कि कई बार हम लोग सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, और पिन चेंज वगैरह है, तो ये भी काम होते हैं ना। तो इनको करने का भी 1 रुपया बढ़ा दिया गया। पहले आपके पास फ्री ट्रांजेक्शन के अलावा बाद आप लोगों से सिर्फ 6 रुपए कटते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया है। मतलब 1 रुपया यहाँ बढ़ा दिया है और 2 रुपए यहाँ बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, ये चीज और याद रखना कि ये चीजें ना, जब फ्री वाली लिमिट जो है ना उसके बाद है, मतलब 5 बार आप लोगों के पास है। अच्छा, ये 5 बार जो है ना, ये मेट्रो सिटीज में है, मेट्रो सिटीज में है, और 3 बार जो है वो नॉन मेट्रो सिटीज में आता है, नॉन मेट्रो सिटीज में आते हैं। अब मेट्रो नॉन मेट्रो ही डिपेंड करता है पॉपुलेशन के हिसाब से, सरकार इनको डिसाइड करती है। क्लियर है? तो न्यूज आप लोगों को, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि की मंजूरी दे दी, क्योंकि आरबीआई इन चीजों को रेगुलेट करता है। नोट करने वाली बात यह है आप लोगों के लिए कि देखो, 2 रुपए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे बढ़ा है बियॉन्ड द फ्री लिमिट, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। पहले 17 थी, अभी ये 19 हो जाएगी। ठीक है। और ये 1 मई से इफेक्ट में आएगी, 1 मई से। क्लियर? अच्छा, एडिशनल 1 रुपए बढ़ा है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे। अब ये नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? मैंने आप लोगों को अभी बताया ना। देखो, फाइनेंशियल वो होता है जिसमें आप लोगों ने कैश वगैरह विड्रॉल कर लिया, वो हो गया। नॉन फाइनेंशियल में आता है जैसे आप लोगों ने सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी करी,
आप लोगों ने सिर्फ पिन चेंज किया, आप लोगों ने लास्ट के ट्रांजेक्शन्स अपने देख लिए, तो ये सारे नॉन फाइनेंशियल में आते हैं। ये पहले 6 रुपए था, ये बढ़कर अब 7 रुपए हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट होगा आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा इससे रिलेटेड। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखो, सरकार जो है ना वो ये चाहती है कि हमारे देश में कैश का जो ट्रांजेक्शन है ना वो कम हो और यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, जिससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। मतलब देखो, कैश में जब डील होता है ना तो बहुत सारी चीजें नहीं पता चल पाती सरकार को, लेकिन अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे, सबके सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे, तो ट्रांसपेरेंसी काफी होगी और जो पैसा है ना वो एक बैंक के, एक मीडियम के, ऑनलाइन के थ्रू होकर जाएगा, जिससे कि मतलब बैंक को पता रहेगा, सरकार को पता रहेगा कौन सा पैसा किसका है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी डिटेल्स रहेंगी। क्लियर है? चलो, ओके। अगली न्यूज है, आरबीआई में अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को एज अ ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब आरबीआई में कितने ईडी होते हैं? तो मल्टीपल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखो, आरबीआई ना वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्ट होते हैं, और उस डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए, उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जो आरबीआई है वो ईडीज अपॉइंट करती है। ईडी जिन्हें बोला जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है? अच्छा, देखो, आरबीआई के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो देखो, आरबीआई की एक संरचना मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, आरबीआई में टोटल 21 लोग होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं, मतलब मेंबर्स। काम करने वाले बहुत होते हैं लेकिन मेजोरिटी 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें देखो, एक होते हैं गवर्नर, ठीक है, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, ओके, 10 लोग सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, 2 होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ठीक है, और 4 होते हैं लोकल हेड। मतलब इंडिया में 4 जगह पर इनके जो लोकल ऑफिसेज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 जगहों पे इनके जो हेड है वो उसमें होते हैं। कितने हो गए? 4 और 1 5, 10 15, 2 17, 4 21, ठीक है। टोटल बना के इस तरीके से 21 मेंबर्स होते हैं आरबीआई में। क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ लेना। चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखो, ये जो क्या देखेंगे, ये कौन सा डिपार्टमेंट देखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखेंगे स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट। तो ये इस डिपार्टमेंट को हेड होंगे, मतलब इस डिपार्टमेंट को देखेंगे, इस डिपार्टमेंट के ईडी बनाए गए। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो, इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड टॉप मिल्क प्रोड्यूसर, मतलब भारत जो है दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश बन गया है, मतलब सबसे ज्यादा जो मिल्क है वो भारत में प्रोड्यूस हो रहा है। ये इस न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है। अच्छा, कितना है? तो देखो, भारत जो है ना 239 मिलियन मेट्रिक टन इतना मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है इस समय वर्तमान में, और भारत का जो टारगेट है ना वो है 300 मिल्क मेट्रिक टन, सॉरी मिलियन मेट्रिक टन, इतने का टारगेट है जो उसे अपने नेक्स्ट 5 ईयर में कंप्लीट करना है, और उम्मीद है कर लेगा भारत। क्योंकि भारत में देखो, बहुत एक तरीके से कह सकते हो भारत कृषि प्रधान देश रहा है, इन चीजों पे काफी ज्यादा हम लोग डिपेंडेंसी रही है। अच्छा, ये एक चार्ट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि देखो, इस समय पर भारत में 239 मिलियन मेट्रिक टन इतना उत्पादन हो रहा है। ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबली हमारा जो शेयर है ना वो 24% है। मतलब दुनिया में अगर मैं मान लूं 100 लीटर दूध प्रोड्यूस होता है दुनिया में, तो उसमें से अकेला भारत 24 लीटर दूध प्रोड्यूस कर देता है। मतलब बाकी सारे देश मिलके बाकी सारा, मतलब आप कह सकते हो कि 76% बाकी के दुनिया कंट्रीब्यूट करती है, और अकेला इंडिया 24% कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, भारत का जो टारगेट है मैंने बताया ना 2030 तक 300 मिलियन मेट्रिक टन का है। अच्छा, ग्रोथ कितनी हुई है 2014 से? 2014 में भारत में एक मिशन लॉन्च किया गया था, उसका नाम था राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, जिसमें कि मतलब इन सबके काफी ज्यादा पैदावार को बढ़ाना और इन सब चीजों को ग्रोथ करना। तो उसको देखें तो ये देखो ना 63.5%, एक सेकंड, क्लियर नहीं है, 63.5% इतनी ग्रोथ रजिस्टर की गई है 2014 से अभी तक। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, भारत की जीडीपी में 5% कंट्रीब्यूट करता है डेयरी सेक्टर। ओके, एम्प्लॉयमेंट देखें तो भारत में लगभग 10 करोड़ एम्प्लॉय हैं जो इस पर डिपेंडेंट है, और जिसमें 75% वुमेन है। ये काफी अच्छी बात है। ओके, चलो, देखो, यही है द राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो 2014 में लॉन्च किया गया था बूस्ट करने के लिए इंडिया के डेयरी सेक्टर को। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें मतलब इनिशिएट की गई थी, कि जैसे कि मतलब आप लोग कह सकते हो कि जो गौवंश की पैदावार है उनको बढ़ाना, ठीक है, और मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज लगाना,
मतलब जैसे कि मिल्क वगैरह है उसको स्टोर करने की फैसिलिटीज देना, और जितने भी मिल्क प्रोडक्शन करने वाले हैं उन लोगों को चीज़ों के बारे में बताना, इनमें जो बीमारियां होती हैं उनको उनके बारे में उनको बताना, उनका इलाज करवाना, अच्छी ब्रीड की मतलब गाय और उनके बारे में, सॉरी गाँव नहीं गाय, ठीक है, गाय और बाकी के जो गोवंश है भैंस हैं उन सब के बारे में चीज़ों को मतलब एक तरीके से कि मतलब एडवांस करना है इन सब चीज़ों को, तो इन सब के बारे में बताना जिससे कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्लियर है? तो देखो, ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 10 मिनट का करंट अफेयर, आप लोगों को अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वो भी अगर आप लोगों का डाउट हो, वैसे रहा नहीं होगा, अगर डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इससे अलावा और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।